फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियां रही थी उसके बारे में बात करने वाले हैं और यह देखने वाले हैं, यह समझने वाले हैं कि महात्मा गांधी ने उस प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में जो तीन छोटे छोटे स्थानीय संघर्षों का नेतृत्व किया, जो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में जो सत्याग्रह हुए, उस सत्याग्रह का जो सफलतापूर्वक नेतृत्व किया वो क्या था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी का प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी जो सहयोग की जो रवैया या रीति थी वो कैसे अंततः असहयोग में तब्दील हो गया और कैसे फिर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। यानी सहयोग से असहयोग तक की जो गांधी जी की यात्रा रही 1920 के दशक में, वो हमें क्या करना है, समझना है। साथ में हम लोग इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी ने किस तरह से सहयोग दिया और सहयोग देने के पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, ये सारे कारण की हम लोग इस वीडियो में पड़ताल करेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस लौट आए। ठीक है, 22 वर्षों का समय वहां पे व्यतीत किया, लेकिन 1915 में जब आए तो उसके एक साल पहले लगभग कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया। एक ऐसे युद्ध में हिंदुस्तान को शामिल कर लिया जिस युद्ध से दूर दूर तक भारत का कोई वास्ता नहीं था, कोई उसका रिश्ता नहीं था। और सबसे बड़ी बात, युद्ध में शामिल करने का तात्पर्य क्या था? तात्पर्य यह था कि भारत के संसाधनों का, भारत के जान माल का, भारत के ह्यूमन रिसोर्सेज का अब इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार मित्र राष्ट्र के लिए जो है वो क्या है कि उसके द्वारा किया जाना था। और इस वजह से भारतीयों के लिए निश्चित रूप से बहुत चिंता की बात थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की इन परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय किया और सहयोग करने का निर्णय किया। और सहयोग कैसे किया? उन्होंने भारतीयों से कहा कि वो ब्रिटिश सेना में शामिल हो। जाकर जगह जगह पर उन्होंने भारतीयों से रिक्वेस्ट किया, को प्रेरित किया कि वो ब्रिटिश सेना में शामिल होकर मित्र राष्ट्र के लिए संघर्ष करें। ठीक है, इसीलिए गांधी जी को सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट कहकर पुकारा गया, उन्हें रिक्रूटिंग सार्जेंट कहकर पुकारा गया। और इनके प्रथम विश्व युद्ध की विषम परिस्थितियों में गांधी जी के द्वारा दिए गए इसी अप्रतिम सहयोग से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी, जिसे बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा, जालियांवाला बाग कांड के दौरान नहीं बल्कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने वो उपाधि वापस लौटा दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वास्तव में महात्मा गांधी ने उन परिस्थितियों में क्यों ब्रिटिश सरकार को सहयोग दिया? इसके पीछे दो जो है रीजन कार्य कर रहे थे। पहला रीजन गांधी जी का था, उनका यह कहना था कि सामने वाला कहने का मतलब है अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे हैं, तो अंग्रेजों से अगर हम भारत के लिए कुछ रियायत चाहते हैं, हम भारतीय चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार कुछ ऐसी जो है पॉलिसी का पालन करे कि हिंदुस्तानियों का कम शोषण हो, हिंदुस्तानियों का दोहन ना हो, तो जाहिर सी बात है उसकी विषम परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए। थोड़ा सा और आसान बना दें, गांधी जी का यह सोचना था कि सामने वाले से अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उनकी विषम परिस्थितियों में हमें उनका सहयोग करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मित्र राष्ट्र इस युद्ध का जो कारण था, इस युद्ध में मित्र राष्ट्र ने जो अपनी भागीदारी की थी उसके पीछे इन्होंने इस बात की घोषणा कर रखी थी कि मित्र राष्ट्र के इस युद्ध में शामिल होने का मकसद, उसके शामिल होने का उद्देश्य जो है अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उस वैल्यूज की रक्षा करने के लिए हम इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हर देश को, हर जो है पराधीन देश या देश को अपनी स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने का अधिकार है। तो महात्मा गांधी को यह लगा कि मित्र राष्ट्र की यह घोषित नीति है विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, और इस वजह से वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यकीनन निश्चित रूप से अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार को हम साथ देंगे
तो इसके बदले में वो युद्धोपरांत क्या करेंगे, भारत में भी उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देंगे जो मित्र राष्ट्र जो है वो जिसकी घोषणा कर रहे हैं। और यही सोचकर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, सहयोग दिया। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना है कि गांधी जी ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं थे कि इन्होंने किसी तरह से भारतीय जो परिस्थितियां थी, भारतीय जनमानस में जो कह सकते हैं कि उनकी जो परेशानियां थी, भारत के जो स्थानीय लोगों में कुछ अगर दिक्कतें थी तो उन सारी दिक्कतों से मुंह मोड़ रखा था, मुंह फेर रखा था, ऐसी भी बात नहीं है। बल्कि प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने 3 छोटे छोटे आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। और वो जुड़ा हुआ था किससे, चंपारण से। वो किससे जुड़ा हुआ था, अहमदाबाद से। किससे जुड़ा हुआ था, खेड़ा से। यानी एक का बिहार से संबंध था, जबकि शेष 2 का संबंध गुजरात से था। ठीक है। और बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद में अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन था, खेड़ा गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह था। तो ये जो 3 छोटे छोटे जो प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक जो संघर्ष चलाया, आज हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर में क्या चंपारण में ऐसी कौन से मुद्दे थे, वो विवाद का विषय क्या था, और चंपारण में किसने महात्मा गांधी को बुलाया। ठीक है। चंपारण में जो 3 कठिया पद्धति थी, उस 3 कठिया पद्धति का मामला क्या था, अहमदाबाद में क्या विवाद था, खेड़ा में क्या विवाद था, आज हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले की तरह, जैसा कि इसमें लिखा, प्रथम विश्व युद्ध कालीन गांधी जी के स्थानीय संघर्ष, लोकल स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी, जो नोट्स बनाना चाहते हैं आप लोग बना सकते हैं। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 1914 टू 18 एडी के बीच में चल रहा था। और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर भारत को भी मित्र राष्ट्र के खेमे में शामिल कर लिया। ठीक है। समझ में बात आ गई। ये पूरा पेज जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 22 वर्षों के बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे और उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ और लास्टिंग जो हुई थी वो 1918 में। और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर इस युद्ध में भारत को भी शामिल कर लिया था। ठीक है। इसके बाद देखिए गांधी जी ने इस दौरान ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने का निर्णय किया। क्यों किया, यह अभी जो है हमने आपको बताया कि भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने का आह्वान किया। और प्रश्न उठता है क्यों, हमने आपको जवाब दिया गांधी जी के क्या तर्क थे, क्यों सहयोग किया, तो हमने 2 रीजन बताए। और इतना सहयोग किया, सेना भर्ती करने वाला उनको सार्जेंट कहा गया, उनको कैसर हिंद की उपाधि प्रदान कर दी गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध कालीन 3 जो स्थानीय संघर्ष थे महात्मा गांधी के, वो चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है। दूसरा है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह। और बात यहां पर याद रखने वाली ये है कि ये क्रम से है, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। एक बार साथ में जो है वो क्या है कि ये आया भी है, सवाल की क्रम से सजाएं। तो च प्लस आ प्लस खे बराबर चाखे। ठीक है, चाखे याद रखिएगा। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। 3 स्थानीय संघर्ष का नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार में। ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन था 1918 ईस्वी में। इसी प्रकार खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। और ये दोनों गुजरात और ये क्या हो जाएगा, बिहार में। ठीक है। इसके बाद देखिएगा हमने लिखा चंपारण सत्याग्रह। सारे फैक्ट्स यहां पर हैं जो इससे सवाल जो है बनते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में। ठीक है ना। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। विवाद का विषय क्या था, 3 कठिया पद्धति। ठीक है। विवाद का विषय 3 कठिया पद्धति थी। और वो 3 कठिया पद्धति थी क्या, तो इसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर अनिवार्यतः नील की खेती करनी होती थी। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि वास्तव में क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ना, जो औद्योगिक क्रांति थी,
उस औद्योगिक क्रांति का सबसे ज्यादा असर जो है दुनिया में जिस उद्योग धंधे पर पड़ा था, वो ध्यान रखिएगा वस्त्र उद्योग पे था। और वस्त्र उद्योग में वस्त्र जो निर्मित होता था उसको कलर करने की आवश्यकता पड़ती थी, और उसके लिए क्या है, नील जो है एक बेहतर विकल्प था। और हिंदुस्तान में नील की खेती की जा सकती थी क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश था। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में नील की खेती को जो है बढ़ावा दिया, नील की खेती को जो है प्रोत्साहन दिया। और किसान भी उस, यद्यपि उनको लाभ कम मिलता था, बहुत कम मिल पाता था, लेकिन किसान को भी लगता था कि चलो नील की का डिमांड है तो कुछ तो जो है हासिल हो ही रहा है, तो नील की वो खेती जो है वो करते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के अंतिम समय तक जाते जाते जर्मनी में कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया। कृत्रिम नील का आविष्कार होने की वजह से जो प्राकृतिक नील था, जो पेड़ पौधों से तैयार होते थे, उस नील की डिमांड जो है, मांग जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। और कम हो जाने के रीजन के कारण जो है वो क्या हुआ कि अब नील का उत्पादन लाभ का सौदा नहीं रह गया था, ठीक है। अब लाभ का सौदा नहीं रह गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, 3 कठिया पद्धति का, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर अनिवार्यतः नील की खेती करनी होती थी। तो अब सोचिए खेती का जो है, कृषि का जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता था, उसी पर नील की खेती करने के लिए उन्होंने क्या किया था, 20 कट्ठा बराबर, ध्यान रखिएगा 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता था। तो 20 कट्ठे की जो जमीन होती थी ना, उसके 3 जो सबसे बेहतरीन जो जमीन होता था, उसके 3 कट्ठे में उसमें क्या होता था, नील की खेती उस किसान को अनिवार्यतः करना। और यही कॉन्ट्रैक्ट था और किसान कर भी रहे थे। लेकिन जब कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया जर्मनी में, तो भारतीय नील की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांगे जो है वो क्या हो गई, काफी कम हो गई। तो जाहिर सी बात है कि अब नील का उत्पादन लाभ का सौदा नहीं रह गया। तो किसानों को यह लगता था कि ब्रिटिश सरकार क्या करे, उस 3 कठिया पद्धति से उसे मुक्ति दे दे, ताकि वो जो 3 कट्ठे की जमीन है उसमें किसी अन्य फसल की खेती करके वो लाभ जो है वो कमा सके। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि वो एक तो दे नहीं रहे थे और दे भी रहे थे, तो वो क्या है कि 3 कठिया पद्धति से मुक्ति के बदले में वो भारी मात्रा में रकम की जो है वो मांग कर रहे थे, वसूली कर रहे थे। और इसी की वजह से चंपारण में जो किसान थे ना, किसानों की समस्याएं काफी बढ़ गई थी, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वहां के किसानों को। तो इन्हीं परिस्थितियों में 1915 में गांधी जी आ गए। गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपने आंदोलन की वजह से हिंदुस्तान में वो काफी चर्चित हो चुके थे। इसलिए क्या हुआ कि 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ, और उस लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण का एक निलाहा किसान, एक इंडोगो फार्मर जो है वो क्या थे, पंडित राजकुमार शुक्ल, तो वो भी लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित हुए गांधी जी से मुलाकात करने के लिए, गांधी जी को वहां पे इनवाइट करने के लिए। तो 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जो भी उसके औपचारिकताएं थी वो सारी पूरी हुई, और उसके बाद पंडित राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी से मुलाकात किया और गांधी जी को चंपारण की सारी जो है दिक्कतों को बतलाया। दिक्कतों को सुने तो गांधी जी जो है वहां पे जाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। लेकिन इसी बीच अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्याओं से संबंधित अनुसुईया बेन की भी जो है वहां पे एक चिट्ठी आती है और उनको इनवाइट किया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी ने चूंकि चंपारण के लिए पहले हामी भरी, तो उनको लगा कि नहीं, पहले वहां पे जाना चाहिए। तो पंडित राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर गांधी जी जो है वो कहां पे पहुंच जाते, चंपारण में। तो यहां पर देखिए यही सारी बातें हमने लिखी है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार है, और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, विवाद का विषय 3 कठिया पद्धति। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर अनिवार्यता नील की खेती करनी होती थी, ठीक है। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह हो गया। जर्मनी में कृत्रिम नील का आविष्कार के बाद नील की खेती अब अलाभप्रद हो गया, ठीक है, और लाभप्रद हो गया। और हमने आपको बताया पंडित राजकुमार शुक्ल ने उन्हें चंपारण में बुलाया, ठीक है। और वहां पर जो है वो क्या हुआ कि गांधी जी वहां पे गए, उन्होंने क्या किया कि वहां पर सत्याग्रह छेड़ा, और उनकी सत्याग्रह का ही परिणाम था कि अंततः जो है वहां के किसानों को नील की खेती से जो है मुक्ति प्रदान कर दी गई। और कहा जाता है कि इसी जो है सत्याग्रह में गांधी जी को मिली सफलता के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर पुकारा था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी जो थे
तो वो ब्रज किशोर हो गए, आचार्य जेबी कृपलानी हो गए, नरहरि पारीख, महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि। इसके पहले हमने बताया चंपारण सत्याग्रह की, ये सारी बातें जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद चंपारण में किसने हेल्प किया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें जो है विवाद का विषय क्या था ये समझिएगा, प्लेग बोनस। प्लेग बोनस क्या था कि यहां पे मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर तकरार था। तकरार क्या था पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्या क्या थी, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में भयानक प्लेग फैला था। प्लेग जनित समस्याओं का सामना करने के लिए वहां के मिल मालिकों ने मजदूरों को, अपने कल कारखाना के मजदूरों को उन्होंने प्लेग बोनस दिया था। प्लेग बोनस दिया था ताकि जो मजदूर हैं प्लेग जनित समस्याओं का वो क्या है कि सामना कर सके। लेकिन जब प्लेग खत्म हो गया तो प्लेग बोनस भी क्या हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन मिल मजदूरों का यह कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पुराने वेतन से जीविका का संचालन करना कठिन काम है। इसीलिए वो ये चाहते थे कि प्लेग के दिनों में जो प्लेग बोनस आप दे रहे हैं वो प्लेग बोनस को समाप्त मत करिए, बल्कि उसे हमारे वेतन का अनिवार्य अंग बना देना चाहिए। मिल मालिक इस बात के लिए राजी नहीं थे और वास्तव में देखा जाए तो महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी और पुराने वेतन से जीविका का संचालन करना ये बहुत ही कठिन कार्य जो है वो सिद्ध हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों की वहां की समस्याएं जो है वो काफी बढ़ गई थी और मिल मालिक मानने के लिए तैयार नहीं थे, पैसा देना बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो वहां के एक प्रसिद्ध उद्योगपति अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को इनवाइट किया। गांधी जी वहां पर गए, उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात की और उन्हें लगा कि वास्तव में मजदूरों की जो समस्या है वो काफी ज्यादा है और इस वजह से क्या है कि उनको वास्तव में प्लेग बोनस का कुछ हिस्सा तो मिलना चाहिए। वो पूरे परसेंट की बात नहीं करते, तो उन्होंने क्या किया, पूरा हिसाब पूरा कैलकुलेट किया, उनको लगा कि 35% जो है मिलना चाहिए। तो उन्होंने मजदूर मिल मालिकों से कहा कि आपको प्लेग बोनस का 35% जो है इन मजदूरों को देना चाहिए। लेकिन मिल मालिक क्या हो गए कि वो 20% पे राजी हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, इतना हम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने 20% पे देने की बात की। महात्मा गांधी ने बस इतनी कहा कि भाई मैंने तो पूरा प्लेग बोनस बोला नहीं, 35% जेन्युइन है, इनको इतना देना चाहिए। वो 20% पे राजी थे। तो बात जब नहीं बन रही थी तो गांधी जी ने क्या किया, अंततः वहां पे अनशन की, वहां पे फास्टिंग की और फास्टिंग का ही परिणाम अंततः ये था कि जो मिल मालिक थे उनके हृदय में परिवर्तन आया। उनको लगा कि नहीं, 35% देना चाहिए और अंततः वो 35% जो है वो देने को राजी हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह भी आंदोलन सफल रहा। अब यहाँ पे समझिएगा, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। 2 है यहाँ पे, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन लिखा है 1918, ठीक है। गांधी जी के यहां पर अनुसुईया बेन ने, गांधी जी को यहां पर अनुसुईया बेन ने बुलाया। पहला जो चंपारण में पंडित राजकुमार शुक्ल ने बुलाया, ठीक है। इसके बाद अहमदाबाद में गांधी जी को किसने बुलाया, गांधी जी को अनुसुईया बेन ने, जो अंबालाल साराभाई की बहन थी, ठीक है। विवाद का विषय प्लेग बोनस था, मिल मालिकों और मजदूरों के बीच था, ठीक है ना। और प्लेग बोनस क्या था, तो जो प्लेग के दिनों में दिया जाने वाला जो बोनस था, मजदूर कह रहे थे कि भाई हमारे वेतन का अनिवार्य अंग बना देना चाहिए, लेकिन मजदूर मिल मालिक राजी नहीं थे। तो गांधी जी वहां पे पहुंचे। गांधी जी ने पहला अनशन किया था, ध्यान यहां रखिएगा कि हड़ताल पर चले जाने को कहा और अपना पहला अनशन किया था, फर्स्ट फास्टिंग हिंदुस्तान में उन्होंने किया था, ठीक है। और गांधी जी की जो मांग थी, उनका कहना था, जैसा कि हमने बताया, प्लेग बोनस का 35% मिलना चाहिए। मिल मालिक बोल रहे थे, राजी थे 20% पर और अंततः उनके अनशन के परिणाम स्वरूप, फास्टिंग के परिणाम स्वरूप अंततः जो है प्लेग बोनस का 35% देने के लिए मिल मालिक राजी हो गए। इसमें गांधी जी के साथ जो थे वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर, ठीक है, शंकरलाल बैंकर, इसके बाद अनुसुईया बेन इत्यादि। तो ये हो गया, ठीक है। तीसरे जो है वो हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। अब खेड़ा सत्याग्रह गुजरात 1918, विवाद का विषय था अकाल के बावजूद किसानों से राजस्व की वसूली। अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, एक अकाल संहिता बनाया, फेमिन कोड बनाया था। और उस अकाल संहिता में इस बात का साफ साफ जिक्र था कि अगर किसी वर्ष विशेष में
किसी सामान्य वर्ष की तुलना में किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर 1/4 भी प्रोडक्शन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस वर्ष विशेष के लगान को माफ कर देना चाहिए। और 1918 ईस्वी में कमोबेश खेड़ा गुजरात में ऐसी स्थिति थी, भयानक अकाल पड़ा था जिसकी वजह से वहां पर 1/4 भी उत्पादन नहीं हुआ। तो अकाल संहिता के अनुसार वहां के किसानों को इससे मुक्ति मिल जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में किसानों की मुक्ति की बात छोड़िए, ब्रिटिश सरकार, उसके जो राजस्व अधिकारी थे, उन्होंने जो है इन भयानक अकाल के बावजूद भी उनसे जो है वो क्या है कि राजस्व की वसूली को जारी रखा। इससे किसानों की समस्याएं खत्म हो गई, बढ़ गई। तो वहां पे जो है गांधी जी को कौन कौन इनवाइट करते, गांधी ने पत्र लिखा था, गांधी जी को पत्र लिखा था शंकर लाल पारीख तथा मोहनलाल पांड्या। मोहनलाल पांड्या को प्याज चोर भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो शंकर लाल पारीख और मोहनलाल पांड्या, इन दोनों ने गांधी जी को वहां पे बुलाया और गांधी जी वहां पे गए। तो गांधी जी वहां पर जैसे ही पहुंचे, ब्रिटिश सरकार ने इस बात की एक घोषणा की कि राजस्व अधिकारी उन्हीं से राजस्व की वसूली करे जो वास्तव में देने की स्थिति में। इस घोषणा के साथ ही गांधी जी का यह आंदोलन भी सफल रहा, यह सत्याग्रह भी सफल रहा। क्यों? क्योंकि गांधी जी भी यही चाहते थे कि जो वास्तव में देने की स्थिति में आप उनसे लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वास्तव में झेल रहे हैं, जो वास्तव में एकदम परेशान है, आप उनसे राजस्व की वसूली ना करें। तो इस तरह से गांधी जी का यह आंदोलन भी सफल रहा। इसमें जो फैक्ट्स है वो खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात, ठीक है। ये विवाद का विषय था, अकाल के बावजूद किसानों से राजस्व की वसूली। हमने यहाँ पे लिख दिया फेमिन कोड, अकाल संहिता। ये कहता था कि अगर किसी वर्ष विशेष प्राकृतिक आपदा की वजह से सामान्य वर्ष की तुलना में 1/4 भी उत्पादन नहीं हुआ तो लगान माफ होना चाहिए। 1918 में स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन ऐसा माफ नहीं हुआ, लगान माफ नहीं हुआ। तब जाके वहां पे गांधी जी को बुलाया था, किसने? शंकरलाल पारीख तथा मोहनलाल पांड्या ने। और इस सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनुसुईया बेन, इंदुलाल याज्ञिक, महादेव देसाई। तो ये है इस तरह से 3 जो है कह सकते हैं कि छोटे छोटे आंदोलनों का गांधी जी ने नेतृत्व किया, ठीक है। और इस तरह से गांधी जी को इसमें सफलता मिली। और गांधी जी को जो सफलता मिली, ठीक है ना, इससे वास्तव में क्या है कि गांधी जी को जो प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में इन 3 छोटे छोटे संघर्षों में जो उन्हें सफलता मिली, वस्तुतः एक सक्रिय जो असहयोग आंदोलन में उनका पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है। और उसके पहले रोलेट सत्याग्रह में, तो ये एक प्रकार से चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में उनका एक पूर्वाभ्यास था। उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस मिला यहां पर सफलता के पश्चात कि साउथ अफ्रीका में जिन सिद्धांतों, जिन नियमों का पालन करके वहां पर सफलता हासिल की, हिंदुस्तान की परिस्थितियों में भी उसे लागू करके सफलता हासिल की जा सकती है। तो ये 3 जो संघर्ष थे उसमें मिली सफलता ने गांधी जी के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया और फिर बाद में एक सक्रिय पार्टिसिपेशन जो है वो प्रारंभ होता है। फिर असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलनों में उनकी भागीदारी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी यह प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया होगा। तो क्या करना है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।